Assalamu alaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammed Soleh. I'm from fourth year SMC. So basically आज की जो एक छोटा सा सेशन रखने का मकसद ये था कि स्पेशली हम जो है फोर्थ ईयर का, क्योंकि रिसर्च की जो है वो डेट, रिसर्च प्रोजेक्ट की सबमिशन डेट्स जो हैं वो बड़ी करीब हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि डेटा एनालिसिस को हम कैसे अप्रोच करें. सो वी हैड एन आइडिया एट IMIG के we should you know do something to help out our fellow batchmates and और अगर किसी को भी सीखना है, ज्वाइन करना है, तो दे आर वेलकम टू ज्वाइन द सेशन. सो सेशन जो होगा वो एक छोटा सा ब्रीफ सा एक रिव्यू सा है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है डेटा एनालिसिस को लेकर. एंड मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा. हर चीज़ को ज़्यादा फोकस ये है कि हर चीज़ कैसे करनी है. थियोरेटिकल हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन होगी तो उसमें तो वी कैन डू more sessions on that. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Practical approach to data analysis. Okay, something very important before starting. Data analysis can get very complex at times. So try to always note down what you're doing step by step. Save file copies at every step and create a backup. Why do I say this? होता ये है कि at times चीज़ें कोड करते हुए हम कुछ चीज़ें हमसे गलती से डिलीट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें गलती से गलत कोड हो सकती हैं, वो सेव हो जाता है. अगर एक ही फाइल में आप बार बार चीज़ें करके उसी में सेव करते जा रहे हैं तो इन केस आगे जाके कोई चीज़ गलत हो जाती है तो ऑप्शन नहीं होता टू फॉल बैक ऑन टू सो अगर एक ही फाइल में एक बंदा हर काम करके आगे बढ़ता जा रहा है, उसी को सेव कर रहा है, अलग से डिफरेंट फाइल्स नहीं बना रहा है एट एवरी स्टेप, तो इन केस आगे जाके कुछ मसला होता है तो फिर सारा काम जो है ना वो शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय सुपरवाइजर. उन्होंने मुझे ये बात सिखाई थी कि हमेशा जो है वो फाइल की कॉपीज बनाओ ताकि अगर किसी गलती की वजह से पीछे जाना पड़े तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन हो, और साथ साथ नोट डाउन करते भी जाओ. ठीक है. सो इससे होगा कि अगर बाद में कोई छोटा मोटा मसला होता है या कोई बड़ा मसला होता है तो टाइम और एफर्ट जो होगा वो बच जाएगा. सो व्हेन आई स्टार्टेड विद माय सेकंड रिसर्च तो उसका डेटा एनालिसिस मैंने खुद करा था. तो जो शुरू के इनिशियल पार्ट्स होते हैं उसमें मैंने इस तरीके से लिख लिख के करा था. तो माई टोटल सैम्पल विच आई कलेक्टेड वॉज 412 पार्टिसिपेंट्स. उसके बाद मैंने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को अलग करना शुरू करा और उसको साफ डेटा को क्लीन करना शुरू करा. तो कुछ लोग थे जिन्होंने एज नहीं दी हुई थी तो उनको मैंने माइनस कर दिया. कुछ लोग थे जो कि अंडर एज थे, कुछ लोग थे जो कि अंडर एज थे, जो कि मेरे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ रहे थे, उनको मैंने निकाल दिया. ठीक है. कुछ लोगों ने इनकम्प्लीट डेटा था, फिर मैंने उनको निकाल दिया. कुछ लोगों का डेटा इम्प्रॉपर था, उनको मैंने डिलीट कर दिया. तो इस तरीके से मैंने हर चीज़ जो है ना लिख ली. ठीक है. और बाद में मैंने जो है यहाँ पे तो खैर मैंने ये चीज़ नहीं करी भी. आप ये भी कर सकते हैं कि जिन केसेस को आप डिलीट कर रहे हैं उन केसेस को भी आप अपने पास नोट डाउन कर लें. सो इन केस बाद में अगर उन केस से कोई डेटा की ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो मास्टर फाइल में मौजूद. ठीक है. सो जो वाली दूसरी बात जो मैंने करी थी कि फाइल्स को हर स्टेप पे सेव करें, तो उसकी एग्जांपल ये है कि जो है जैसे जैसे मैं काम करता गया था उस वाली रिसर्च पे, साथ साथ मैं जो हूँ वो चीज़ें सेव करता गया. तो जैसे कि मैंने वेट को करेक्ट कर लिया और डिलीटेड रिस्पॉन्सेज थे तो इसमें मौजूद थे. फिर मैंने BMI कैलकुलेट कर लिया था एक्सेल से, तो मेरे पास BMI आ गया था. बहुत सारी कंप्यूटेशंस हमें बाद में करनी पड़ती हैं डेटा कलेक्ट करने के बाद. BMI हो गया. कुछ लोग क्वेश्चनर्स यूज़ करते हैं तो उसकी स्कोरिंग होती है. उसकी स्कोरिंग करने के बाद एक फाइल सेव कर ली, स्कोरिंग करने से पहले सेव कर ली कि अगर इन केस गलत स्कोरिंग हो तो यू हैव एन ऑप्शन टू गो बैक. ठीक है. फिर सैम्पल साइज अचीव कर लिया. इस तरीके से मैंने स्कोरिंग करी थी, इसकी मैंने फाइल सेव कर ली. ठीक है. और इस तरीके से एक मैंने मास्टर फाइल बना ली. सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ हाउ आई डिड सेव फाइल एट ईच स्टेप. ओके. सो डेटा एनालिसिस, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है. ठीक है. वेदर आपने जाके मैनुअली कलेक्ट करा है या आपने गूगल फॉर्म्स के थ्रू ऑनलाइन कलेक्ट करा है, तो वो डेटा जो होता है एक रॉ फॉर्म में होता है, उसको हमें रिफाइन करना पड़ता है. तो उसको रिफाइन करने के लिए वो डायरेक्ट SPSS पे भी हो सकता है, बट अ लॉट ऑफ पीपल यूज एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टू रिफाइन द डेटा, जिसको मैंने इसको यहाँ पे नाम दिया है
setting up the data for analysis. ठीक है, so in my opinion Excel is very simpler and easy to use, very user friendly for this part. So for data cleaning, जैसे कि data cleaning में क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकते हैं इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज और जिनको डिलीट करना पड़ जाए, ठीक है, हो सकते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को मीट करने के लिए आपको चेक करना पड़ जाए इन केस अगर गलती से गलत डेटा आ गया है। जैसे कि मेरे पास किसी ने एज जो है वो 16 डाली हुई थी, तो आई हैड टू डिलीट दैट रिस्पॉन्स बिकॉज माई inclusion criteria was 18 years old. ओके, सो अगेन फिर कंप्यूटेशंस आती हैं लाइक बीएमआई। जैसे कि बीएमआई हर किसी को नहीं पता होता, यूजुअली जो है स्टूडेंट्स वो वेट और हाइट पूछ लेते हैं, बाद में बीएमआई निकाल लेते हैं, ठीक है, वो आप एक्सेल पे कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, ठीक है। स्कोरिंग ऑफ क्वेश्चन एक्सेल पे बड़ी अच्छी से हो जाती है, ठीक है, लिकर्ट स्केल की स्कोरिंग है वो एक्सेल पे अच्छी से हो जाती है। और कोडिंग, सो कोडिंग में भी हर किसी के अपने ओपिनियन है, हर किसी के अपने तरीके हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू कोड योर डेटा। डेटा कोडिंग एक्सेल में भी हो सकती है और डेटा कोडिंग एसपीएसएस में भी हो सकती है। कोडिंग हम करते क्यों हैं? कोडिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि एसपीएसएस जो है वो उसकी जो कंप्यूटेशंस होती हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, वो अलॉट ऑफ टाइम्स जो होती हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में होती हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट जो भी स्ट्रिंग डेटा होता है उसको हमें न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके कोड करना होता है। सो दिस इज वाई कोडिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, so coding, if your variable is a dichotomous variable, a yes, no variable, so one is always used for yes and zero is always used for no. If your variable is nominal, if you nominal को मैं ऐसे याद रखता हूँ, no for no order, so there is no order, तो उसको कोड करने के लिए कोई भी ऑर्डर चाहिए है, और आप उसको जैसे आपने अपने क्वेश्चनर में उसको जिस तरह से जिस ऑर्डर में रखा हुआ है आप उसको उस तरीके से कोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक्सेल पे दो तीन चीज़ों की कोडिंग करके दिखाऊंगा कि कोडिंग कैसे करते हैं बाय यूजिंग एक्सेल, और फिर मैं बताऊंगा कि एसपीएसएस में कैसे कोड करते हैं। ठीक है, इफ योर वेरिएबल ऑर्डिनल, सो ऑर्डिनल को मैंने ऐसे याद रखा हुआ है ऑर्डर, नॉमिनल को मैं ऐसे नो ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डिनल, सो अगर रैंक ऑर्डर है जैसे कि हाइट होती है, लो हाइट, मीडियम हाइट, बीएमआई हो गया, लो बीएमआई, मॉडरेट, मीडियम बीएमआई, ओबीस, बॉर्डर लाइन, वोटेवर जो भी कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर एक रैंक होता है, एक ऑर्डर होता है, तो उसको आप फिर उसी के हिसाब से फ्रॉम असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर पे कोड करेंगे। ठीक है, सो मैं कोडिंग की जो है एग्जांपल वो एक मिनट मैं करके दिखा देता हूँ। सो ये मेरा डेटा है, ये मेरी रिसर्च थी विच इज़ नाउ पब्लिश्ड अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो अगर मुझे कोड करना है, लेट से मुझे कोड करना है, ये बीएमआई जो है मैंने यहाँ से इस तरीके से कंप्यूट करा था, ये फार्मूला आ रहा है बीएमआई का। ये आई थिंक आपको एक्सेल से देखना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ का फार्मूला अलग होता है निकालने का। तो एक सिंपल सी यूट्यूब पे कोई छोटी सी वीडियो मिल जाएगी कि किस तरीके से एक्सेल में फार्मूला डालना है, सिर्फ एक सेल में डालना होता है, उसके बाद आप उसको नीचे तक लेके जाते हैं तो वो हर सेल पे अप्लाई हो जाता है, बीएमआई आ जाता है। ठीक है, सो कोडिंग का मैं बता रहा था, कोडिंग को एक्सेल में इस तरीके से आप कर सकते हैं कि यू यूज़ द find and replace option. ठीक है, so control F is for find, you go to replace. Okay, so I have only I think two options, single and married. Single को मैं दे देता हूँ 0, so all the single will be replaced by 0. ठीक है, they have done, ये बता देगा कि भाई आप कितनी रिप्लेसमेंट थी वो 0 जो सिंगल थे। सो इन माई सैम्पल 344 पार्टिसिपेंट्स वर सिंगल, तो सबको मैंने कोड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है मैरिड, मैं ले लूंगा मैरिड, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा बाय 1। ठीक है, रिप्लेस ऑल। सो ये बता देगा एक्सेल का प्रॉम्प्ट के 38 जो पार्टिसिपेंट्स थे वो इस मेरे डेटा में 38 पार्टिसिपेंट जो थे वो मैरिड थे। ठीक है, तो ये मैंने कोड कर दिया मैरिटल स्टेटस और इसको। ओके, एक कैटेगरी मेरे पास और है आई थिंक डिवोर्स की, विच इज ओनली 2 to 3 पार्टिसिपेंट्स, उसको भी कर देते हैं। इस पर क्लिक करा, इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल F, फाइंड एंड रिप्लेस, लिखा डिवोर्स्ड, और मैंने इसको दे दिया 2। ठीक है, तो जो डिवोर्सीज थे ओनली 2 पार्टिसिपेंट्स वर डिवोर्स, तो मैंने उनको दे दिया ऑप्शन 2। सो इस तरीके से आप एक्सेल में कोड कर सकते हैं। नाउ हाउ टू कोड इन एसपीएसएस, तो
SPSS में ये दूसरा डेटा सेट है, दिस इज ऑफ माय फोर्थ ईयर रिसर्च। SPSS में अगर मुझे कोड करना है, आई थिंक इट इज ऑलरेडी कोडेड, बट मैं करके दिखा देता हूँ। लेट मी ओपन अनदर डेटा सेट। इसी डेटा सेट को मैं खोल लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मैंने दूसरा डेटा सेट खोल लिया है, वही वाले का जिसका मैंने वहां पे दिखाया था करके। ठीक है, अगेन हम इस पे आते हैं। सो ये रहा मैरिटल स्टेटस। ठीक है, सो इसको कोड करने के लिए यू हैव टू गो टू दी ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। ट्रांसफॉर्म में जाके दो तीन तरीकों से हो सकता है। ठीक है, आई यूज द ऑटोमेटिक रिकोड ऑप्शन, which is pretty simple. You go to the transform, you go to the automatic recode, you select the variable. My variable was marital status, new name, marital status, नया नाम दे दिया। रिकॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट वैल्यू। ओके, लोएस्ट से मैंने रिकॉर्ड कर दिया, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। एज दिस इज द नॉमिनल वेरिएबल, इसको मैंने रिकॉर्ड करा, ये मुझे यहाँ पे बता देगा, ये मुझे वैल्यूज बता देगा। सो इसने लोएस्ट वैल्यू को चूज करा है टू रिकॉर्ड। ठीक है, उसको हम हाईएस्ट करेंगे तो उसमें सिंगल पहले आ जाएगा। सो डिवोर्स इज 1, मैरिड इज 2, सिंगल इज 3। ठीक है, इसको रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो नया वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वो आ जाएगा इस तरीके से एंड। ठीक है, उसके बाद यू कैन गो टू द वेरिएबल व्यू एंड you don't even have to add the values. See, the values are already there. ठीक है, सो इस तरीके से एक सिंपल, मैंने जल्दी से कोडिंग का बता दिया किस तरीके से कोडिंग होगी। इन ओके, ओके, सो कोडिंग इस तरीके से। नेक्स्ट, कोडिंग को भी आप अपने पास लिख के रख सकते हैं कि आपने कोडिंग इस तरीके से करी थी, बहुत बुरी राइटिंग है, बट या दिस इज हाउ आई कोडेड माई मेंसेस डेटा, एंड इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया था। ओके, कोडिंग के बाद कोडिंग के बाद आई यूजुअली मूव ऑन टू दी एसपीएसएस फॉर, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा, ओके, कैटेगराइजिंग कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल एज एक्सेट्रा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो हैं, अ लॉट ऑफ पीपल रिकॉर्ड एज डायरेक्टली इन द कैटेगरी फॉर्म। आई प्रेफर टू रिकॉर्ड एज इन द कंटिन्यूस फॉर्म, ताकि बाद में अगर मुझे कैटेगरीज बनानी हो तो मैं अपने हिसाब से किसी भी तरीके से बना लूँ। अगर डेटा कलेक्ट करते हुए ही अगर आप एज की कैटेगरी खुद से बना लेंगे, और इन केस बाद में आपको कोई नया और अच्छी प्रॉपर कैटेगरी का तरीका मिले, तो आपके पास उसको सही करने का ऑप्शन नहीं होगा। सो मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि कभी मैं एज को जब भी डेटा कलेक्ट करते हुए हम एज पूछ रहे हो, तो हम उसको फिर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन लिख लें, कैटेगरी जो है हम बाद में एसपीसीस के थ्रू बना लें। ठीक है, और या दूसरा मैंने बता दिया, इफ योर वेरिएबल इज इन स्ट्रिंग फॉर्म यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूमेरिक फॉर्म इन एसपीएसएस। अगेन वही वाली बात, क्योंकि एसपीएसएस जो है वो सारी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस करते हैं, तो स्ट्रिंग से न्यूमेरिक में चेंज करना जरूरी होता है, और इसको आप चेंज करने के लिए यूज द कोडिंग ऑप्शन, राइट। सो ये भी मैं करना सिखा देता हूँ कि आप कैटेगराइज कैसे करते हो कंटिन्यूस वेरिएबल को। ठीक है, सो द एज वेरिएबल, ओके, सो आई हैव इट हेयर, द एज वेरिएबल। ठीक है, इसको मैंने कंटिन्यूस में रिकॉर्ड करा था। ठीक है, तो इसको अगर मुझे एज को कैटेगरीज में डिवाइड करना है तो मैं कैसे करूँ। ठीक है, इस पे एक सिंपल सा आप जल्दी से डिस्क्रिप्टिव रन करके आपको पता चल जाएगा कि आपके पास एज की रेंज क्या है। सो बेसिकली माई मिनिमम एज वॉज 18.0 एंड माई मैक्सिमम एज वॉज 62। अच्छा, सो ये फाइल जो है वो बेसिकली इसको मैंने, ये बिल्कुल शुरू की फाइल है, तो 62 तो इसमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि आई थिंक माई एज रेंज वाज इंक्लूजन क्राइटेरिया में फ्रॉम 18 टू 45 ईयर ओल्ड और 40 ईयर ओल्ड फीमेल्स, तो इसको मोस्ट प्रोबेबली मैंने बाद में निकाल दिया होगा, एज दिस इज एन ओल्ड फाइल जिसकी कोडिंग भी नहीं हुई भी। खैर, सो सिंपल से मैंने डिस्क्रिप्टिव रन करा, मुझे पता चल गया कि जो मेरी मिनिमम एज है वो 18 है और मैक्सिमम एज जो है 62 है।
तो आई हैव रफ आइडिया कि यार मैं इसको 10-10 एज की कैटेगरी बना सकता हूँ, ठीक है, या 15-15 की बना सकता हूँ, जैसे भी बना, ठीक है। उसको बनाते कैसे हैं? यू गो टू द ट्रांसफॉर्म वेरिएबल, यू गो टू कंप्यूट वेरिएबल, ओके। सो बल्कि उसको ऐसे भी कर सकते हैं, यू गो टू अ ट्रांसफॉर्म वेरिएबल, यू कोड इनटू अ रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। उसमें आप जो आपको इनपुट वेरिएबल लेना है वो आपको लेना है एज, ये रहा, ठीक है। आउटपुट वेरिएबल जो लेना है उसको हम कर देते हैं एज कैटेगराइज्ड, ठीक है। इसको हमने कर दिया चेंज। अब हम आएंगे ओल्ड वैल्यू पे, हमारी ओल्ड वैल्यू हम इसको कर देते हैं रेंज पे, इसको रेंज पे आ गए, हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी 18, इसको हमने 18 से कर दिया फॉर एग्जांपल टू 28, ठीक है। ये हमारी, इसको हम न्यू वैल्यू दे देंगे 1 और इसको हम कर देंगे ऐड। सो दिस इज कैटेगरी 1 फॉर रेंज 18 टू 28। अब ये काम करते हैं ना, आपको इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना है ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो कि किस रेंज को मैंने क्या वैल्यू दी थी, ठीक है। यू एड इट, ठीक है। देन यू कैन गो अगेन फ्रॉम 29 थ्रू लेट्स से 40। एक मैं रैंडम वैल्यूज बना रहा हूँ, इसको न्यू वैल्यू देंगे, ठीक है। सो ओल्ड वैल्यू जो है वो आपका जो वेरिएबल है जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, विच वाज एज इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। और न्यू वैल्यू जो है वो आप उस वेरिएबल की बनाने जा रहे हैं जिसको आप बना रहे हैं। तो मैं कंटिन्यूअस एज को कैटेगराइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेंज पुट करेंगे। सो इसमें जो मैंने 29 to 40 करे, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी एज 29 to 40 के दरमियान है वो इस कैटेगरी के अंदर मेरे पास शो होंगे, ठीक है। मैं इसको ऐड कर लूंगा, ठीक है। लास्ट में कर लूंगा रेंज वैल्यू थ्रू हाईएस्ट। सो बेसिकली इसको मैं कर दूंगा 41 से लेकर हाईएस्ट जो भी वैल्यू होगी इस तक, वो इसको एक थर्ड कैटेगरी में ऐड कर देगा। इसको मैं ऐड करूंगा, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा और इसको मैं ओके कर दूँ। सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे कोड में आ गया कि मैंने एज को रिपोर्ट करा है। 18 थ्रू 21 को मैंने कैटेगरी 1 का नाम दिया है, 29 थ्रू 40 ईयर्स ओल्ड को मैंने कैटेगरी 2 का नाम दिया है, 41 थ्रू हाईएस्ट को मैंने कैटेगरी 3 का नाम दिया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप किसी भी कंटिन्यूस वेरिएबल को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अगेन अगर इस पर डिस्क्रिप्टिव रन करने हो तो यू कैन गो टू डेटा और इसमें इस पे गए, क्लिक करा, इस पे डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स लगा दिए, तो आपके पास आ गया जो कैटेगरी 1 थी उसके अंदर कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी परसेंटेज। कैटेगरी 2 थी, उसके अंदर कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज। कैटेगरी 3, फ्रीक्वेंसी एंड देयर परसेंटेज। तो इस तरीके से you can transform a continuous variable into a categorized form, ठीक है। नाउ मैं ये क्यों कह रहा था कि आई प्रेफर टू रिकॉर्ड द एज इनिशियली इन द कंटिन्यूस फॉर्म, क्योंकि अगर आपने पहले से ही कैटेगरीज बना ली, लेट्स से 20 to 25, 25 to 26 to 30 एंड ऑनवर्ड्स, तो उसमें फिर आप उसको कैटेगरीज को फिर चेंज नहीं कर सकते, तो वो एज इट इज ही हो जाता है। एंड एट टाइम्स आगे जाके आपको हो सकते हैं तीन तीन ईयर्स के इंटरवल पे बनाना पड़े, तो यू आर स्टक बिकॉज once you put it in once you put someone in 20 to 25 column, you don't know कि उस participant की actual age क्या है, you just know कि उसकी age जो है वो इस range में lie करती है। So this is why I prefer to record all the continuous variable in a continuous form to and not categorize them before even analyzing the data, okay। So ये हो गया। उसके बाद next, once the data is set up you start with descriptive setup। data में वही सारी चीजें, लेट्स रिवाइज, कोडिंग करनी होगी, ठीक है। सारे जो स्ट्रिंग हैं उनको कोड करके न्यूमेरिक में करना होगा। और अगर आपको कैटेगरीज वगैरह बनानी है तो आप पहले से भी बना सकते हैं, ये सब चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं, बट कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली स्टार्ट विद एनालिसिस, ओके। सो नेक्स्ट, सबसे पहले आप करते हो डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव होता है, ओके, या फॉर श्योर रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह जो है वो आ जाएगी यूट्यूब पे इंशाल्लाह, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव्स आप करते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स में मोस्ट कॉमनली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मोस्ट कॉमनली आप जो है वो एक चीज़ होती है उसको आप कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और एक चीज़ होती है उसको आप कहते हैं डिस्पर्जन या वेरिएंस, ठीक है। सो व्हाट आर दीज एंड व्हेन डू वी रिपोर्ट ईच, ठीक है। सो
मीन जो है वो एक आपका मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। वो आपका बताता है कि आपका डेटा जो है उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ डेटा का जो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मतलब उसका जो एवरेज है वो क्या है। बहुत ज़्यादा जो बीच में जो ऑब्जर्वेशन हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। मीन को आप इन सिंपल वर्ड्स एवरेज भी कह सकते हैं। मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप सारी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उनको सम करते हैं और उनको आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो मीन ये मैथ्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एसपी से सब कैलकुलेट करके बता देगा, राइट। ओके, सो मीन के साथ हमेशा जो है ना, वो हमेशा तो नहीं कहना चाहिए, लाइक ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टैंडर्ड डिविएशन को रिपोर्ट करा जाता है, ठीक है। सो मीन जो है वो आपका डेटा का सेंटर पॉइंट हो गया, और सेंटर पॉइंट नहीं हो गया, लाइक एवरेज हो गया डेटा का, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो उस सेंटर पॉइंट से कितनी वेरिएंस है ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, ठीक है। सो एक चीज होती है स्टैंडर्ड एरर, एक चीज होती है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें वेरिएंस बताती है, वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो आपको वेरिएंस बताता है आपकी सैंपल का, ठीक है। खैर दैट्स नॉट द पॉइंट, बेसिकली बस ये समझने का है कि मीन जो है ना उसको आपने रिपोर्ट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ, ठीक है। अच्छा, अब मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कब रिपोर्ट करना है, उसके लिए यू विल चेक योर द नॉर्मेलिटी ऑफ योर डेटा, ठीक है। नॉर्मेलिटी में आगे समझाऊंगा, अभी के लिए इतना ही है कि अगर डेटा आपका नॉर्मल है, ठीक है, और आप उसके बाद पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो रन करें, तो पैरामेट्रिक टेस्ट रन करने के लिए उसकी जो प्री रेक्विजिट होता है वो यही होता है कि आपका डेटा जो हो वो नॉर्मल होना चाहिए। तो इसीलिए मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन आप जब रिपोर्ट करेंगे जब आपका डेटा जो होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है, फॉर कंटिन्यूस डेटा। मीडियन, मीडियन होता क्या है, मीडियन इज योर 50th परसेंटाइल। इसका मतलब ये है कि मीडियन वो वैल्यू है कि उस वैल्यू से 50% पार्टिस उस वैल्यू से तमाम वैल्यूज उस वैल्यू के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो 50% हैं, और वो उस वैल्यू से नीचे जो वैल्यूज हैं वो 50% है। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ योर डेटा, ठीक है, इट इज द 50th परसेंटाइल। सो जहाँ पे आपका डेटा का मिड पॉइंट है दैट इज मीडियन। मीडियन और मीन में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, दोनों कैलकुलेट अलग तरीके से होते हैं। जो नॉर्मल डेटा होता है उसका मीन और मीडियन जो होता है ना वो बड़ा करीब करीब होता है, और जो नॉन नॉर्मल डेटा होता है उसका मीन और मीडियन जो होता है वो दूर दूर होता है, ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आउटलायर्स की वजह से मीडियन पे फर्क नहीं पड़ता। आउटलायर्स होते हैं जो कि आपकी डेटा की एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं। सो लेट्स से कि जो मेरा मेंसिस वाला डेटा था उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूज वर बिटवीन 18 टू 40, तो वो एक 62 की वैल्यू जो थी ना वो काइंड ऑफ मेरे डेटा में एक एक्सट्रीम वैल्यू थी, एक आउटलायर थी, जिसकी वजह से हो सकता है मेरा डेटा नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहा हो, ठीक है। सो आउटलायर्स की वजह से मीडियन पे फर्क नहीं पड़ता, और जो नॉन नॉर्मल डेटा होता है उसके अंदर आउटलायर्स और इन अदर वर्ड्स एक्सट्रीम वैल्यूज ऑन बोथ एंड्स, ठीक है, लोअर एक्सट्रीम एंड हायर एक्सट्रीम वैल्यू काफी ज्यादा होती हैं, इसीलिए फिर आप उसको क्लासिफाई करते हो एज नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड देन यू रिपोर्ट द मीडियन विद इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है। इंटरक्वार्टाइल रेंज एसपी से आपको कैलकुलेट करके दे देगा। वैसे होता है इंटरक्वार्टाइल रेंज इज 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल, ओके। सो 50th परसेंटाइल और मीडियन जो है इट्स द सेम थिंग, ठीक है, दोनों चीजों का मतलब एक ही है, ठीक है। एंड यू यूज मीडियन विद नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो बेसिकली अगर मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ कोई कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में, तो मैं मीडियन बता दूंगा, उसके साथ मीडियन जो है वो उसका सेंटर पॉइंट बता देगा मुझे, ठीक है, और इंटरक्वार्टाइल रेंज उस डेटा की उस वेरिएबल की वेरिएंस बता देगा, वेरिएबिलिटी बता देगा, ठीक है। और अगर मैंने कोई टेस्ट लगाया है किसी उसके साथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो फिर मुझे वो टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज होती है जिसको आप मोड कहते हैं। सो मोड इज योर मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन इन योर डेटा, ठीक है। तो मोड का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आप मोड को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। सो लेट से अगर आपको ये बताना है कि आपके डेटा सेट में सबसे कॉमन एज जो थी वो ये थी, जैसे कि मैं अगर मोड निकालूं अपने डेटा का, एक मिनट, लेट्स सी मोड। सो मेरे ओके, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ये चाहिए। फ्रीक्वेंसीज में जाके यू कैन सेलेक्ट मीन मीडियन मोड, यू कैन सेलेक्ट क्वार्टाइल्स, यू कैन सेलेक्ट
स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, वॉटेवर जो भी मालूम करना है वो आप सेलेक्ट करके यू सेलेक्ट द वेरिएबल। अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एज की, तो यू कैन सेलेक्ट एज। तो मुझे पता चल जाएगा। Okay, so mean age in my data set of 384 participants was 22.6 and median age was 21 and mode was 21। तो मतलब ये है कि out of 384 participants सबसे ज़्यादा जो participants में जो age थी उनकी सबसे ज़्यादा participants की age जो थी वो 21 years old थी। So this is mode, ठीक है। तो you can report mode if you want, if you think it is very important to report, that it will add something important to your interpretation of your data set or your results, so you can report mode, ठीक है। सो आप मोड जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिपोर्ट कर दोगे कि मोड में जो वैल्यू आती है वो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आती है। तो 21 जो लिखा हुआ था वो 21 ईयर्स ओल्ड था, उसके साथ फिर आप फ्रीक्वेंसी जो है वो आई थिंक नीचे जाके पता चल जाती है कि सबसे ज़्यादा। ओके, सो 21 मैंने यहाँ से मुझे पता चल गया कि माई मोड वॉज 21, 21 इज एज है तो 21 ईयर्स हो गया, ठीक है। उसकी मैं फ्रीक्वेंसी देख लूंगा, सो 21 इज हेयर। तो 21 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 104 और परसेंटेज है 27.1। तो इसका मतलब ये है कि 27.1 participants in my data were 21 years old, or in other words, out of 384 participants, 104 participants were aged 21 years old। इस तरीके से होता है मोड का इस्तेमाल। ओके, in the end report only the statistic measure which you sufficiently understand। so before reporting anything आपको उसको sufficiently समझना चाहिए, ताकि आपके रिजल्ट जो आपने सही लिखे हुए हों, आपको एटलीस्ट खुद पता हो कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ताकि बाद में जब आप सबमिशन वगैरह करने जाएं तो इट इज़ ईजियर फॉर यू टू जो भी रिव्यूअर्स के क्वेश्चन वगैरह उसको आप जवाब दे सकें, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव्स में फिर आता है आपके पास कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। तो कैटेगोरिकल डेटा बहुत इजी है। वी रिपोर्ट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज एन, स्मॉल एन और कैपिटल एन, ठीक है, विद प्रोपोर्शन विद परसेंटेजेस, ठीक है। इफ सैम्पल साइज इज स्मॉलर देन प्रोपोर्शंस मे नॉट बी नेसेसरी। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। सो दिस वाज अवर मेंसिस आर्टिकल जो कि पब्लिश हो गया है, उसका हमने टेबल जो है वो अपने आर्टिकल में पब्लिश करते रहे ऐसे बनाया था। सो द सैम्पल साइज जो था वो 384 था। दिस इज अ कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, साथ में हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हैं और नंबर ऑफ परसेंटेजेस दी हैं ऑफ डेटा की, जो कि इस कैटेगरी में लाई कर रहा है पार्टिसिपेंट, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड कैटेगरी, उसकी सेकंड वेरिएबल, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेजेस, ठीक है। इसको निकालना बहुत इजी है एसपीएसएस में। एसपीएसएस में गए, ठीक है, यू कैन गो टू। अच्छा, इस वाले बॉक्स से जो है ना पुराना जो भी आपने काम करा ना वो मिल जाते, तो आपको हर दफ़ा इसमें जाके यूं करके यूं करना पड़ेगा। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस। ओके, आई नीड डिस्क्रिप्टिव्स ऑफ, लेट्स सेलेक्ट अ कैटेगरी, एज की कैटेगरी जो कि हमें अभी आई, हमारे पास अभी आई। इसको हम करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत नहीं है अभी किसी भी चीज़ की, ठीक है। ओके, so there are three different ways of doing descriptives. One is to do frequency, second is to do descriptives, second is to explore and do the descriptives by dividing it into different categories। ये मैं समझाऊंगा बाद में कि इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली ये यहाँ से होगा, एज को यहाँ करा, ठीक है, एज कैटेगरी, स्टेट्स में गए, I don't need anything. I don't need anything from this. What else we need चाहिए? Frequency table चाहिए बस। So basically इस तरीके से आपके पास जो है ना कैटेगोरिकल डेटा में you just run this, ठीक है। इसमें आपको जो है, जो पहले इसको मैंने कोड नहीं करा, अगर इसको मैं कोड कर दूंगा तो मेरे पास फिर वैल्यू लिखी रहेगी। लेट्स जस्ट कोड दिस, ठीक है। एक वेरिएबल व्यू, तो कैटेगरी 1 is younger, category 2 is middle, category 3 is older। okay, again I'll run the thing, और ये फिर इस तरीके से आ जाएगा। अब मैंने इसको कोड कर लिया है तो मेरे पास ये फिर इस तरीके से आ जाएगा।
कि यंगर एज वर पीपल, उनकी फ्रीक्वेंसी ये थी, उनकी परसेंटेज ये थी. सो दिस इज हाउ यू एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स. ठीक है. ओके, सो सैंपल साइज अगर कम है तो प्रोपोर्शन रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. जैसे कि दिस वाज अनदर स्टडी आई वाज अ पार्ट ऑफ, दिस इज आल्सो पब्लिश स्टडी. तो इसको हमने टेबल बना के ऐसे सबमिट करा था एंड दे एक्सेप्टेड इट इन दिस वे. सो दिस इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल जिसमें हमने एज ग्रुपिंग की हुई है, उसमें हमने सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है एंड देयर इज नो प्रोपोर्शन बिकॉज द सैंपल साइज वाज वेरी स्मॉल. ठीक है. नेक्स्ट. ओके, सो देयर इज एक और जो बड़ा मसला आता है जिसको पर्सनली मैंने, जिसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, वो ये था मल्टीपल चॉइस वेरिएबल. सो मल्टीपल चॉइस वेरिएबल हम लोग सब काफ़ी गूगल फॉर्म्स वाली रिसर्च कैप स्टडीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. सो दिस वाज अ क्वेश्चन इन माय रिसर्च, व्हाट आर योर यूजुअल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस पीरियड, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. ठीक है, ये चारों ऑप्शन थे. सो नाउ द पार्टिसिपेंट कैन सेलेक्ट इन एनी कॉम्बिनेशन, यू नो, लाइक दिस इज अ मल्टीपल चॉइस ऑप्शन. पांचों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तीन सेलेक्ट कर सकते हैं, चार, वट एवर, जो भी जिस भी ऑर्डर में सिलेक्ट करना चाहिए. ठीक है. सो दिस वाज द इनिशियल जो गूगल फॉर्म में आपको नजर आ रहा होता है, बट वी कैन नॉट यूज दिस क्योंकि अभी आपके पास डेटा, आपने इसको सैम्पल साइज अचीव नहीं करा हुआ. ठीक है. अगर आप इसको एसपीएसएस में इंपोर्ट करें तो एसपीएसएस में फिर ये इंपोर्ट होकर कुछ इस तरीके से आता है. ठीक है, एक बड़ा खौफनाक सा हो जाता है. सो बेसिकली होता है कि एसपीएसएस जो है ना, हर केस की जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, उनका एक सेट बना देता है. सो बेसिकली दिस केस 8, दिस पर्सन चोज क्रैम्स, फटीग, मूड चेंजेस, दीज थ्री ऑप्शंस. तो इसका एक सेट बन गया. तो जितनी भी इस वेरिएबल की पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, एसपीएसएस वो बना के वो सेलेक्ट कर लेता है. ठीक है. सो अगर आप इस पे डिस्क्रिप्टिव रन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से शो होंगे. तो बेसिकली वो डिफरेंट जो है ना, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो एसपीएसएस बना लेता है. सो इसको कोड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ इसको कोड करना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है. आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वेरी शॉर्ट ताकि सब बोर ना हो जाए और सबसे फेवरेट पार्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उस पर चले जाए. बट इसको जो सोल्यूशन है उसकी मैं यूट्यूब वीडियो जो है वो जिसको भी चाहिए होगी उस पर मैं शेयर कर दूंगा. उसमें ये है कि फर्स्ट यू हैव टू सॉर्ट दिस डेटा इस तरीके से एक्सेल में जाके. ठीक है. सो बेसिकली इस तरीके से वो आ रहा है डेटा, उसके बाद मैंने उसको एक्सेल में एक फार्मूला लगा के उसको मैंने सेपरेट करा है. ठीक है. इसको मैं दिखाता हूँ कि इसको मैंने सेपरेट कैसे करा है. सो दिस इज व्हाट आई डिड. ठीक है. तो इसको सेपरेट इस तरीके से करा है कि फॉर केस नंबर 2 मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो ये कि इन्होंने ये सेलेक्ट करा हुआ है, क्राइम्स, फटीग एंड मूड चेंजेस. ठीक है, दीज थ्री. ठीक है. तो होना ही चाहिए कि इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, उसमें टाइम बहुत लगेगा. सो इसमें एक फार्मूला होता है जो कि मुझे भी याद नहीं है, बट इफ आई कैन ट्राई. इफ इज नंबर इज नंबर value, you choose this. Okay, you search and then search. Okay, you have to search this thing. I think I'm wrong. ये सब मैं करके दिखाता हूँ. अभी ये मैं समझा नहीं सकता, ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसकी मैं यूट्यूब वीडियो सबके साथ शेयर कर सकता हूँ. एक मिनट. एक सेकंड. सेकंड. अच्छा, खैर, इसकी जो है वो मैं वीडियो जो है इसका ये लिंक ये रहा.
ये मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा इन केस किसी को मल्टीपल चॉइस वेरिएबल करने से प्रॉब्लम हो रही है। उस वीडियो में बड़ा आसानी से उन्होंने समझाया हुआ है कि हाउ यू कैन कोड योर मल्टीपल चॉइस डेटा इन दिस फॉर्म। और उसके बाद आप इसको एसपीएसएस में बड़ी आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली कर क्या रहे, क्योंकि एसपीएसएस जो है वो डिफरेंट सेट्स बना देता है मल्टीपल चॉइस के। तो उसके ऊपर फिर आप यू कैन नॉट रन डिस्क्रिप्टिव्स, ठीक है, तो उसको आपको सेपरेट करना जरूरी है। उसके सेपरेट करने के बाद यू कैन मेक अ मल्टीपल रिस्पॉन्स सेट, जो कि मैं बता देता हूँ एसपीएसएस में मल्टीपल रिस्पॉन्स सेट कैसे बनता है। सो एक सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। So basically, this is another data set. If I want to create a multiple option set, सो इस तरीके से मेरे पास जो है वो कोमॉर्बिडिटीज हैं, सही है। सो आई हैव हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एस्मा, ओबेसिटी एंड थायराइड डिसऑर्डर्स एंड, सही है। सो इनका अगर मुझे एक मल्टीपल रिस्पॉन्स सेट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। ओके, या उमैमा ने फॉर्मूला भेज दिया, थैंक यू मैम। ये फॉर्मूले से भी मैं बता देता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। एक- ठीक है। सो इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होता है एंड देन यू क्लोज इट आउट। सो बेसिकली ये फार्मूला यूट्यूब वीडियो से मिल जाएगा और यू कैन कॉपी फ्रॉम दैट चैट, लेकिन उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर सेल, बिकॉज माई सेल इज B2, सॉरी माई सेल इज, या B2, एंड यहाँ पे जो है मेरा सेल जो है वो A2 है, तो इस वजह से ये हुआ हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली ये मुझे क्या बता रहा है कि इसमें जो है ना वो ये सर्च करेगा, फॉर्मूला सर्च करेगा कि ये जो ऑप्शन है वो इसमें मौजूद है या नहीं है, और अगर वो नहीं है तो वो उसको जीरो कर देगा, ठीक है। सो जीरो इज फॉर नो, ठीक है। अब इसको हम अगर एक्सटेंड करें तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ओ माय गॉड, यार ये फॉर्मूला सही नहीं लग रहा। एक मिनट। खैर, सो फॉर्मूला अगर यूट्यूब वीडियो से लाइक अगर आप लोग देख के लगाएंगे ना तो इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। आई कैन नॉट फाइंड द फाइल, ये मैंने सुबह बैठ के करा था इसको। सो इस तरीके से हो जाएगा। सो फॉर्मूला लगाने के बाद इसमें क्रैम्प्स हैं तो यहाँ पे 1 यस आ गया, इसमें फटीग का ऑप्शन चूज हुआ हुआ तो यहाँ पे 1 आ गया, मूड डिसऑर्डर्स का ऑप्शन चूज हुआ हुआ तो 1 आ गया, अदर और दिस इज नॉट प्रेजेंट इन दिस, तो इस तरीके से आ गया। जैसे इस वाले केस में ओनली अदर इज प्रेजेंट तो इसको 1 आ गया, तो 1 इज फॉर यस। And then you can import this data into SPSS and do the multiple response thing. Multiple response set जो है वो आप इस तरीके से बनाते हैं, you go to analyze, you go to multiple response and you have to define the variable। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक comorbidities का एक multiple response set बनाऊँ, ठीक है। So I'll choose hypertension and diabetes mellitus, asthma, obesity, thyroid disorder, इसको मैंने चूज करा। वेरिएबल आज कोडेड एज डाइकोटमीज, यस, सारे वेरिएबल जो हैं वो कोड हुए हुए डाइकोटमीज में, 1 इज फॉर यस एंड 0 इज फॉर नो, ठीक है। सो हमें चाहिए क्या, हमें एक टेबल, हमें एक वो सिर्फ मल्टीपल रिस्पॉन्स बनाने, तो हमें सिर्फ वो वैल्यूज चाहिए जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको डायबिटीज है, जिनको एस्मा है, जिनको बाकी दो डिसऑर्डर है। तो विल यूज द काउंटेड वैल्यू 1। दिस इज वाई कोडिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो 1 इज फॉर यस, okay, I'll name the variable as comorbs, ठीक है, I'll add it एंड मेरे पास एक मल्टीपल रिस्पॉन्स सेट आ गया। नाउ आई गो टू द एनालाइज मल्टीपल रिस्पॉन्स और मैं फ्रीक्वेंसीज कर सकता हूँ इसकी, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी और मेरे पास एक सेकेंड, आउटपुट फाइल में मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। सो दिस वाज अ मल्टीपल रिस्पॉन्स सेट जो कि मैंने बनाया था, इस तरीके से मैंने इसको एक मल्टीपल रिस्पॉन्स। सो इन माय डेटा सेट 16 people had hypertension,
7 people had diabetes mellitus, 7 people had asthma, 4 people were obese and 2 people had thyroid disorders, ठीक है। सो इसके अंदर वो सारी नो वाली वैल्यूज जो है वो एक्सक्लूड हो गई, ठीक है, और सिर्फ यस वाली वैल्यूज इन केस यू वांट टू क्रिएट अ मल्टीपल रिस्पॉन्स सेट। सो इनिशियली जो हमने काम शुरू में किया था, जो हमने काम हमें यहाँ से डायरेक्ट मिल रहा था, वही हमने काम किया है, लेकिन इसने स्टेप्स इसलिए करें क्योंकि एसपीएसएस में जो है वो डायरेक्ट उसको करने का ऑप्शन नहीं है। सो यू हैव टू डू दिस होल थिंग, ठीक है, ये हो गया। ओके, नाउ विल कम टू नॉर्मेलिटी टेस्टिंग। नॉर्मेलिटी टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? अगेन नॉर्मेलिटी टेस्टिंग से हमें पता चल जाता है कि हमारे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। इफ आवर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड then we'll go on to use the parametric test, ठीक है। Many statistical tests for hypothesis testing require that the dependent variable is approximately normally distributed for each category of the independent variable, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम स्टैट्स के टेस्ट यूज करने जा रहे हैं, अच्छे खासे टेस्ट जो हैं उनकी अजम्पशन या उनको इस्तेमाल करने की एक शर्त या वो ये होती है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर कैटेगरी में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबने वो एक कर्व देखा होगा, वो एक बेल शेप कर्व होता है। आई डोंट थिंक मैं स्लाइड में ऐड नहीं कर पाया, ठीक है। वो एक बेल शेप कर्व होता है जिसके अंदर आपकी मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूज जो हैं वो लाई कर रही होती है, ठीक है। सो व्हाट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल? आई एम श्योर सबको पता होगा, बट अगर नहीं भी पता सो a dependent variable is a variable that may depend on other factors, ठीक है। So for example, exam scores are or may change depending on the gender, ठीक है। So we can say कि यार exam scores की वजह से gender तो change नहीं हो सकता, but दोनों different genders में we can see different exam score, ठीक है। So this is a dependent variable. Independent variable is a variable that does not depend on other factors, ठीक है। सो जेंडर जो है वो एग्जाम स्कोर के हिसाब से चेंज नहीं हो सकता, बट एग्जाम स्कोर जो है वो जेंडर के हिसाब से चेंज हो सकता है। सो एग्जाम स्कोर आपके हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस एग्जाम्पल, एंड जेंडर हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो आपको जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेक करना है हर कैटेगरी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मेलिटी देखना चाह रहा हूँ ऑफ एग्जाम स्कोर्स, ठीक है, तो मुझे देखना है कि वो जो एग्जाम स्कोर है जो मेल जेंडर में मेल और फीमेल, लेट से हम मेल और फीमेल को लेते हैं, तो वो मेल के जो एग्जाम स्कोर्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं है, और फीमेल के जो एग्जाम स्कोर्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं है, ठीक है। अगर दोनों कैटेगरी में वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो आवर टेस्ट ऑफ चॉइस वुड बी parametric test, because parametric testing requires normal distribution of dependent independent variable. So if I have to test the hypothesis that exam scores change depending on gender, first I have to check normality to choose the correct test. If the data is distributed normally, I'll choose t-test. If the data is not distributed normally, I'll choose the alternative non-parametric test, which is Mann-Whitney U-test. ठीक है, ओके। नॉर्मेलिटी को टेस्ट कैसे करें? सो देयर आर मल्टीपल वेज टू चेक नॉर्मेलिटी, ठीक है। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की जी वैल्यूज से चेक करते हैं। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की जी वैल्यूज क्या होती हैं मैं बताता हूँ एक सेकंड में। उसके बाद एक दो टेस्ट होते हैं एसपीएसएस में अवेलेबल, शपीरो-विल्क एंड कोलमोरोव-स्मिर्नॉफ टेस्ट, ठीक है। शपीरो-विल्क आप यूज करते हो व्हेन द सैंपल इज लेसर देन 50। कोलमोरोव द केएस टेस्ट इज यूज्ड फॉर सैंपल ग्रेटर और इक्वल टू 50, ठीक है। फिर बॉक्स प्लॉट हैं, पीपी प्लॉट, क्यूक्यू प्लॉट, हिस्टोग्राम विद कर्व। हिस्टोग्राम विद नॉर्मल कर्व तो सबने देखा होगा कैसा होता है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बड़ा एक अच्छा आर्टिकल मिला था व्हेन आई वाज एनालाइजिंग द डेटा। वो आर्टिकल जो था, ये आर्टिकल का रेफरेंस है, आई शेयर द रेफरेंस इफ एनीवन वांट्स। उसमें जो है उन्होंने जो है ना 3 मेथड्स दिए हुए हैं फॉर डिफरेंट सैंपल साइजेस। सो इफ अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रेफरेंस भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर स्मॉल सैंपल साइज विच इज लेस देन 50, जी वैल्यू ऑफ प्लस माइनस, मतलब जी वैल्यू स्क्यूनेस और कर्टोसिस की जी वैल्यू अगर प्लस माइनस 1.96 के दरमियान लाई कर रही हो, तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो डेटा है वो नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, मैं जी वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ कर्टोसिस की जी वैल्यूज क्या होती है। ओके, सो जी वैल्यूज निकालने के लिए आप जाएंगे एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव्स, देयर इज एन एक्सप्लोर ऑप्शन। ओके, सो मैं ये देखना चाह रहा हूँ
कि एज इज माई डिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो एज इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और एज इज माई, और प्रेगनेंसी स्टेटस, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स में गया, ठीक है, ये मुझे लग रहा है मैंने उल्टा कर दिया, सही कर, ठीक है। सो मैं देखना चाह रहा हूँ कि एज जो है वो प्रेग्नेंट खवातीन का और नॉन प्रेग्नेंट खवातीन का जो एज है, जो उनकी जो एज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है या नहीं। सो अकॉर्डिंग टू माय मेथड, ठीक है, मेरा मेथड जो है वो है, सो माय सैंपल साइज वाज 164, ठीक है। तो 164 के लिए, मीडियम सैंपल साइज के लिए ये वाला मेथड है। उसमें ये कि अगर आपकी एब्सोल्यूट जी वैल्यूज 3.29 प्लस माइनस 3.29 के दरमियान है, तो आप जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है। एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। So, what is a z value of skewness and kurtosis? Skewness and kurtosis की z values जो है ना, वो निकलती हैं यू, मैंने बताया, आप ट्रांस इसमें एनालाइज में जाएंगे, आप डिस्क्रिप्टिव चूज करेंगे, आप एक्सप्लोर ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है, एंड देन यूल चूज द डिपेंडेंट एंड देन यूल चूज द फैक्टर, ठीक है, एंड देन यूल एनालाइज इट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एंड देन यूल सी द जी वैल्यू। जी वैल्यू निकालने के लिए you will divide the skewness value. This is the value of skewness, which is minus 0.032, ठीक है, माइनस माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती, लगाते हैं 0.032 डिवाइडेड बाय 0.274। सो स्क्यूनेस का जो वैल्यू है उसको आप उसके स्टैंडर्ड एरर से जब डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा, क्या करें, गलत करते हैं, ठीक है, -0.32 डिवाइडेड बाय 0.274, जो आंसर आएगा वो आपका जी वैल्यू होगा। सो दिस दिस इज द जी वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस, मैंने अभी सिर्फ स्क्यूनेस की निकाली है। नाउ द जी वैल्यू इज -1.16। मेरा सैंपल साइज जो है वो है 164, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, अभी मैंने सिर्फ स्क्यूनेस चेक करी, आई हैव टू चेक स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस टू कंक्लूड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल इज नॉर्मल, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ स्क्यूनेस चेक करी है, अब मैं वापसी चेक करूंगा कर्टोसिस को, ठीक है। स्क्यूनेस तो मेरी सही है, थ्री प्लस माइनस 3.29 के दरमियान है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा कर्टोसिस पे, ओके, सो आई गो टू कर्टोसिस विच इज -0.115 डिवाइडेड बाय 0.463। स्क्यूनेस कर्टोसिस डिवाइडेड बाय इट्स स्टैंडर्ड एरर, ओके, इट्स 0.54, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.21 -0.21। इसका मतलब ये भी अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, जो मेरी सिर्फ ये वाली कैटेगरी नॉन प्रेग्नेंट कैटेगरी है, ये मैंने सिर्फ इस कैटेगरी का चेक करा है, इसकी एज जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो मुझे यही जो प्रोसेस है वो इसके ऊपर चेक करना पड़ेगा। अगर इन दोनों का भी नॉर्मल आता है तो देन आई कैन रन अ पैरामेट्रिक टेस्ट एंड देन आई कैन रिपोर्ट द मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि नॉर्मेलिटी जो है वो स्टेब्लिश करने के बाद केवल अगर डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट करें तो आप मीन रिपोर्ट करेंगे और साथ में स्टैंडर्ड डिविएशन रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये नॉन नॉर्मल होता है, ठीक है, इसको भी कर ही लेते हैं ताकि एक पूरा हो जाए, ठीक है, एक सेकेंड, कैलकुलेटर, ओके, इसको भी कर लेते हैं। फॉर प्रेग्नेंट स्क्यूनेस इज 0.409 डिवाइडेड बाय 0.264, इसका आ रहा है 1.5। दिस इज अगेन बिटवीन प्लस माइनस 3.29 था या 96 था, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन उससे कम ही है, उसके दरमियान है, तो ये भी सही है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं कर्टोसिस पे, -0.437 डिवाइडेड बाय 0.523, ठीक है, ये आ रहा है 0.8, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ये है कि इन दिस सैंपल द एज ऑफ नॉन प्रेग्नेंट एंड प्रेग्नेंट पार्टिसिपेंट्स वाज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड वी सेट, और इसकी साइटेशन हमारे पास ये रही, ठीक है। सो फॉर मीडियम साइज सैंपल्स जो कि 50 ऑब्जर्वेशन और 300 ऑब्जर्वेशन के दरमियान हो, तो एब्सोल्यूट जी वैल्यू जिसको निकालने का मैंने तरीका बता दिया, प्लस माइनस 3.29 पे आप स्टेब्लिश कर दोगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है सैंपल की वो नॉर्मल है, ठीक है। फॉर सैंपल साइज ग्रेटर देन 300, नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा डिपेंड्स ऑन द हिस्टोग्राम्स एंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है। सो दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, this is the standard error. When we divide this absolute value by its standard error, we get the z value.
ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी वैल्यू एस्पेसिस खुद से कैलकुलेट नहीं करके देता, ठीक है। सो दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कर्टोसिस एंड देयर स्टैंडर्ड एरर्स, ठीक है। Either at an absolute skewness value of less than 2 or equal to 2, if the skewness is less than 2 or equal to 2 in samples greater than 300, आप उसको नॉर्मल लेके चलेंगे। और एब्सोल्यूट कर्टोसिस, ठीक है, 4 से या 4 के बराबर है, 4 से कम, ठीक है, उसको आप नॉर्मेलिटी में रेफर कर दो, ठीक है। और कर्टोसिस एक्सेस जो होगा वो आपका आई थिंक 3 से कम होना चाहिए, ठीक है। उसको जो है कर्टोसिस एक्सेस क्या है, कर्टोसिस एक्सेस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट कर्टोसिस वैल्यू -3। सो कर्टोसिस एक्सेस अगर आपका 4 या 4 से कम होगा तो फिर 300 के बड़े सैंपल में आप यू विल जस्ट यूज दिस क्राइटेरिया फॉर सैंपल्स ग्रेटर देन 300, दिस क्राइटेरिया for samples between 500 to 300 and this criteria for samples less than 50। तो इसके अंदर जी वैल्यू जो है उसकी जो रेंज है वो थोड़ी छोटी है, ±1.96 पे है, और इसकी जो जी वैल्यू है वो थोड़ी बड़ी है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर सैंपल। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी पर्सनली, क्योंकि नॉर्मेलिटी जब तक सही पता नहीं चलती ना तो आपको सही पैरामेट्रिक टेस्ट या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आप चूज नहीं करते, और देन आप गलत टेस्ट रन कर लेते हो और आपका डेटा जो है सारा वो खराब हो जाता है, आपके रिजल्ट्स पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी सारी मेहनत जो है वो जब आप 3 से 4 महीने बाद पब्लिश करने जाते हो तो सारी ज़ाया हो जाती है, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए सब यार ये आके पूछ रहे होते हैं, यार ये वाले वेरिएबल हैं, कौन सा टेस्ट रन करूं, ये बता दो वो बता दो। सो दिस इज वेरी सिंपल, मैं सिर्फ ये 4 से 5 टेस्ट बताऊंगा और का स्क्वायर टेस्ट बताऊंगा जो सबका फेवरेट है। मेरा पर्सनल फेवरेट तो वही है, सबसे इजी टेस्ट है, खैर। सो if your data is one continuous variable and you are checking the difference of mean between two categories, ठीक है, between two subjects, तो आप यूज करोगे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट आप जब यूज करोगे जब वो पैरामेट्रिक टेस्ट की अजम्पशंस को उसके ऊपर पूरा उतार रहा होगा, जिसमें मैंने एक इतना मैंने emphasize करा विच इज नॉर्मेलिटी, ठीक है। इफ योर डेटा इज नॉन नॉर्मल एंड स्टिल आपके पास ये एक वेरिएबल था कंटिन्यूस और 2 कैटेगरीज थी, सो यू विल मूव ऑन टू दिस टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से अगर एक वेरिएबल है और कैटेगरीज 2 से ज्यादा हैं तो आप चूज करोगे वन वे अनोवा, ठीक है, और उसी का पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट होता है क्रॉस वॉलिस टेस्ट। और इफ यू हैव 2 वेरिएबल्स जिनका आप कोरिलेशन देखना चाह रहे हो, 2 कंटिन्यूस वेरिएबल, तो उसमें आप चूज करोगे पियर्सन दार, अगेन इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, राइट। नेक्स्ट, so in case of one continuous dependent variable and two categories of independent variable, पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ चॉइस जो है वो है टी टेस्ट, ठीक है। इसको यूज कब करेंगे, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस ईच कैटेगरी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी मैंने चेक करके बताया कि किस तरीके से एज जो थी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थी दोनों मेरी कैटेगरीज के दरमियान, जो मेरी प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट कैटेगरीज थी, ठीक है। पैरामेट्रिक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कर क्या रहा होता है, वो डिफरेंस ऑफ मीन्स चेक कर रहा होता है उन दोनों कैटेगरीज के दरमियान, और वो देख रहा होता है कि वो डिफरेंस जो है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ठीक है। एक और इसकी एजम्पशन होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि वो जो बंदा हो वो एक ही कैटेगरी में लाई कर रहा हो, दोनों कैटेगरी में लाई ना कर रहा हो। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम चेकिंग कि मौका मौका इज अ स्केल फॉर कॉग्निटिव असेसमेंट, ठीक है। इफ आई एम चेकिंग मौका स्कोर्स मींस अक्रॉस प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, तो आई विल मेक श्योर कि पहले जो है मैं इसकी नॉर्मेलिटी चेक करूँ, मौका स्कोर जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है दोनों कैटेगरी में। अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि जो पार्टिसिपेंट प्रेग्नेंट है वो बस इसी कैटेगरी में, उस कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, दोनों कैटेगरीज में एट द सेम टाइम वो नहीं आ रहा, तभी हम ये टेस्ट रन करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं जो हूँ उनका फर्क चेक करूंगा। आई रन दिस टेस्ट एंड शो यू इसको कैसे करते हैं, ठीक है। इन केस मेरा डेटा जो है वो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस दिस कैटेगरी, सो इफ माई मॉकर स्कोर्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली across these categories, so I'll move on to this test, ठीक है, मैन विटनी यू टेस्ट, ठीक है। इट इज यूज व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, ठीक है। इसके अंदर जो चेक होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, इसके अंदर चेक होता है वो होता है रैंक सम इज डिफरेंट देन मीन्स, और if your data is ordinal then you can also use मैन विटनी यू टेस्ट, ठीक है।
एक ये छोटी सी मुझे अच्छी सी पिक्चर मिली थी, तो मैंने ऐड कर दी कि टी टेस्ट में आप क्या चेक कर रहे थे। टी टेस्ट में बेसिकली आप मीन्स चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, कि दोनों के जो मीन है उसके दरमियान क्या डिफरेंस है। और मैन विटनी में यू आर चेकिंग द रैंक सम। तो मैं टी टेस्ट जो है वो जल्दी से रन करके सिखा देता हूँ कि टी टेस्ट जो है वो किस तरीके से रन होते हैं, ठीक है। सो अगेन आई यूज द मॉकर स्कोर्स एंड प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट कैटेगरीज, ठीक है। सो टी टेस्ट के लिए एक सेकेंड। ओके, फॉर टी टेस्ट you'll go to analyze, you'll go to compare means, क्योंकि टी टेस्ट में हम मीन्स कंपेयर करते हैं। you'll go to independent sample टी टेस्ट, you'll टेस्ट, हमें क्या टेस्ट करना है, हमें टेस्ट करना है अपना मॉका स्कोर। हमें कौन सी ग्रुपिंग करनी है, हमें ग्रुप करनी थी प्रेग्नेंट वर्सेस नॉन प्रेग्नेंट पार्टिसिपेंट्स। तो दिस वाज द स्टेटस, ठीक है। ओके, सो उसके बाद इसको चूज करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है डिफाइन द ग्रुप्स, ठीक है। यू कैन डिफाइन इट 1 एज बीइंग प्रेग्नेंट, 0 एज बीइंग नॉन प्रेग्नेंट, ठीक है। इसको मैं ऐसे करा, इसको मैंने ओके कर दिया। मेरे पास जो है वो टी टेस्ट जो है वो रन हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं बॉक्स प्लॉट। ओके, सो टी टेस्ट रन हो गया। ये मेरे पास शुरू में थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव्स बता देगा एसपीएसएस के, भाई प्रेग्नेंट के अंदर इतनी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे, उनका मीन मीन किस चीज़ का है जो हम चीज़ चेक कर रहे हैं, विच वाज द मॉका स्कोर। उनका मीन मॉका स्कोर ये था, ठीक है। और नॉन प्रेग्नेंट के अंदर इतने पार्टिसिपेंट्स थे, उनका मीन मॉका स्कोर ये था, स्टैंडर्ड डिवीजन ये, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई एम चेकिंग इन दिस टेस्ट के इफ देयर वाज अ मीन डिफरेंस, और अगर कोई मीन डिफरेंस था तो वो डिफरेंस जो था वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था या नहीं था, ठीक है। सो मैंने इसको चेक करा प्रेग्नेंट वर्सेस नॉन प्रेग्नेंट, तो मीन डिफरेंस जो है वो माइनस में आएगा, बिकॉज प्रेग्नेंट हैड लेस मॉकर स्कोर देन नॉन प्रेग्नेंट, और नॉन प्रेग्नेंट का ज्यादा था, ठीक है। ओके, सो इंडिपेंडेंट टी सैम्पल्स टी टेस्ट को हमें इंटरप्रेट कैसे करना है। सो इसके अंदर पहले जो है एक इसकी स्टेट्स वाले स्टैटिस्टिक्स वाले जो है एक और टेस्ट रन करते हैं, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। और इसके अंदर एक ये वैल्यू आती है सिग्निफिकेंस वैल्यू, ठीक है। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05, ठीक है। सो ये वैल्यू जो है ये 0.6 विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0.05। जब ग्रेटर देन 0.05 से बड़ी होगी वैल्यू, तो आप ये वाली लाइन को रीड करिए, ठीक है। So in this case, the significance value is greater than 0.05. I will read this line. इसके अंदर मेरे काम का जो है वो हो सकता है मीन डिफरेंस हो और सिग्निफिकेंस हो। So the significance here is 0.029। यूजली जो है वो हम प्रोबेबिलिटी की जो सिग्निफिकेंस की जो वो रखते हैं वैल्यू हम रखते हैं उसको पी वैल्यू जिसे हम कहते हैं, बड़ा फेमस पी वैल्यू जो है उसको हम रखते हैं 0.05। सो दिस वैल्यू इज लेस देन 0.05। This value is actually 0.029. So this value is less than 0.05. तो इसको हम conclude कर देंगे कि this mean difference between these two categories of mean Mocker score was statistically significant at the level of this p value। और वो p value क्या थी, उसमें आप स्पेसिफाई कर दोगे एग्जैक्ट पी वैल्यू क्या है, या फिर आप सिंबल लगा के बता दोगे द पी वैल्यू वाज लेसर देन 0.05, ठीक है। सो अगेन पहले ये वाला देखना है, ठीक है, लिविंग टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस। अगर इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो वी विल रीड द फर्स्ट लाइन, अगर 0.05 से कम है, सो इनकेस यहाँ पे 0.026 होती तो फिर हम नीचे वाली लाइन पढ़ते, ठीक है। इस जस्ट इसमें तो फिर भी रिजल्ट सेम है, लेकिन हो सकता है कहीं पे आगे पीछे हो, तो इट इज़ बेटर टू जस्ट यूज दिस। ये मैं यूजली हर दफ़ा भूल जाता हूँ, तो इसको मैं सिंपली गूगल कर लेता हूँ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एसपीएसएस इंटरप्रिटेशन, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा इन केस यू फॉरगेट दिस नाउ। नाउ इफ इफ इन केस मेरे जो ये दो वेरिएबल थे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, ठीक है। मैंने तो आप लोगों को चेक करके दिखाया था, मैंने एज से चेक करके दिखाया था वैसे तो। अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते तो मैं क्या करता, अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते यही वेरिएबल, तो उस पर मैं लगाता
पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट का एक अलग से डायलॉग बॉक्स है, इसमें जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर हम जाएंगे लेगेसी, इसके अंदर जाएंगे इंडिपेंडेंट सैंपल्स में, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वो सारे टेस्ट खुद भी रन कर देता है, ठीक है, लेकिन इसको ऑटोमेटिक भी रहने देंगे। उसके बाद विल गो टू फील्ड्स, हमें टेस्ट क्या करना है, हमें करना है टोटल मॉकर स्कोर। हमारी ग्रुपिंग क्या थी, दिस इज फॉर ग्रुप्स, हमारी ग्रुपिंग थी प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट। एंड देन विल गो टू सेटिंग्स, हमें कौन सा, अच्छा, इसमें वो ऑटोमेटिकली एसपीएसएस रन कर देगा टेस्ट, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ लिया थोड़ा बहुत तो हमें पता है कि हमें कौन सा टेस्ट रन करना है, हमें टेस्ट रन करना है मैन विटनी। तो हम इसको ये सर्च करेंगे एंड देन विल रन द टेस्ट, ठीक है। तो ओके आ गया, ओके। सो टेस्ट जो है वो रन होके आ गया, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या था, नल हाइपोथेसिस था कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम अक्रॉस the distribution of Mocha score is same across the categories of pregnancy status, ठीक है। टेस्ट का नाम आ गया और उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू आ गई, द सिग्निफिकेंट वैल्यू इज 0.023 एंड द डिसीजन, एसपी से ये सारी चीजें आपको बता देगा एंड देन यू विल हैव टू, और बता दिया कि सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या थी, तो 0.05 थी, तो फिर यू जस्ट हैव टू राइट द रिजल्ट। नाउ दोनों टेस्ट मैंने करके दिखा दिए, इन माय केस दोनों टेस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, जरूरी नहीं है हर दफा सिग्निफिकेंट आए। और डेटा एनालिसिस का मकसद ये नहीं है कि यार बस किसी तरीके से पी वैल्यू जो है ना वो बस कुछ ना कुछ करके जो है ना 0.05 से कम आ जाए। सो दिस इज नॉट, मकसद ये नहीं है, ठीक है, मकसद ये है कि जो हाइपोथेसिस टेस्ट आ रहा है उसको सही से इंटरप्रेट करके आप बता दो, ठीक है। सो इन माई केस द बोथ रिजल्ट्स आर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, बट क्योंकि वो नॉर्मली, अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो फिर मैं ये रिपोर्ट करूंगा, अगर वो नॉन नॉर्मल था मैं ये रिपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर सेकंड आता है कि आपके पास हो दो से ज्यादा कैटेगरीज। अभी तो हमने करा, हमारे पास थी दो कैटेगरीज ऑफ प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट, अब हमारे पास होगी वही सेम कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, मॉकस कोर्स, बट हमारे पास कैटेगरीज दो से ज्यादा है। तो उसमें जो हमारा टेस्ट जो होगा वो हमारा होगा वन वे अनोवा, इफ द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मेलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। If the data was not normally distributed, we'll move on to the Kruskal-Wallis test, ठीक है। ये जो है अगेन मीन्स डिफरेंस निकालता है, ये जो है डिफरेंस ऑफ रैंक्स निकालता है। अगेन इसकी assumption है कि ऑब्जर्वेशन की इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, इसकी भी assumption वैसी है, ये दोनों की assumption से, ठीक है। इसको मैं जल्दी से रन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, सो इन आवर एग्जाम्पल हम इसको किस पे रन करेंगे, हम इसको रन करेंगे विल चेक द मॉकर स्कोर्स across three categories of occupation of study participants, ठीक है। So again go to analyze, go to compare means, go to one way ANOVA. One way ANOVA is for when your categorical variable has more than two categories, ठीक है। So we'll check the dependent variable which is mocker score, we'll check it against the occupation, ठीक है, and then we'll go to okay। तो इसके अंदर जो है इसने जो है टेस्ट को रन करा है और द सिग्निफिकेंट वैल्यू हेयर इज 0.238। अगेन पी वैल्यू को हम अपनी स्टडी की मेथोडोलॉजी में बता देते हैं, जो कि यूजुअली जो एक कंसेंसस है कि पी वैल्यू को हम रखेंगे हमेशा 0.05 से, सिग्निफिकेंट वैल्यू जो 0.05 है। तो इन दिस केस द रिजल्ट इज नॉट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ओके। तो इसको फिर मैं इस तरीके से रिपोर्ट कर दूंगा कि अनोवा का जो हमारा आया था, इसका मतलब ये कि जो मेरे पास तीन कैटेगरीज हैं ऑक्यूपेशन की। अच्छा, इसमें मैंने जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव्स नहीं लगा है, आई थिंक इसमें डिस्क्रिप्टिव्स का भी आता है ऑप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव्स भी लगा दूंगा तो मेरे साथ साथ डिस्क्रिप्टिव्स भी आ जाएंगे। सो फुल टाइम जो हाउस वाइफ थी उनका जो मीन मॉकर स्कोर था वो 21 था। जो वर्किंग वुमेन थी उनका मीन, ओके, आई थिंक इसमें तीन कैटेगरीज नहीं है, सो विल जस्ट यूज another variable. We'll just use the education variable. ठीक है, education has more than three categories in my data set. तो डिस्क्रिप्टिव लगाने से मुझे पता चल गया कि आई चोज द रॉन्ग टेस्ट हेयर, आई शुड हैव चोजन द टी टेस्ट, आई डिड नॉट रिमेम्बर, काफी अर्सा हो गया, ओके, कोई बात नहीं। सो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लगाया। अगेन इस वेरिएबल में मेरे पास दो से ज्यादा कैटेगरीज हैं, टोटल ऑफ 5 कैटेगरीज हैं, तो फिर मैं चेक करूंगा कि इनके जो मीन स्कोर्स हैं उनमें कोई डिफरेंस है, और अगर वो डिफरेंस है तो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। सो इन माय केस पीपल हु आर नॉट फॉर्मली एजुकेटेड उनका जो मीन मॉका स्कोर था, मॉका इज अगेन स्केल टू असेस द कॉग्निटिव फंक्शन,
दैट वाज 14। देन प्राइमरी जो एजुकेटेड थे उनका 19 था, और जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जाएगी आई एम सीइंग अ ट्रेंड हियर 14, 19, 22, 23, 25. So the graduate had the highest score and the people who were not formally educated had the lowest score. ठीक है. So I can see mean difference. तो मुझे ये देखना है कि वो जो डिफरेंस है वो स्टेट्स के हिसाब से सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो फिर मैं चेक करूंगा और मुझे पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट इट इज हाईली सिग्निफिकेंट. इट हाईली सिग्निफिकेंट लाइक जब बिल्कुल 0.000 आ रहा है तो फिर आप उसको लिख देते हो कि इट इज सिग्निफिकेंट एट लेस देन 0.000 और 1 लगा के उस लेवल पे सिग्निफिकेंट. सो दिस इज हाईली सिग्निफिकेंट इन दिस केस. ठीक है, और इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने अपने डेटा के हिसाब से बता दी. ठीक है. सो अनोवा इस तरीके से लगाएंगे. अगेन नॉर्मेलिटी चेक करने के बाद अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं जो हूँ नॉन पैरामेट्रिक में जाऊंगा. आई यूज द इंडिपेंडेंट सैंपल. आई कस्टमाइज टेस्ट में जाके मैं इसको कर दूंगा कोस्केल वैलिस विच इज नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट टू ANOVA. And then I'll choose mocha score. I'll have to choose education here and then I'll run. टेस्ट रन कर दूंगा और टेस्ट जो है वो मुझे बता देगा कि भाई रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट द नल. ठीक है, और सिग्निफिकेंट लेवल बता देगा. कौन सा टेस्ट रिपोर्ट करना है, अगेन कौन सा टेस्ट चूज करना है, ये मैं दोनों करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए रन कैसे करना है. लेकिन अगेन टेस्ट को चूज जो करना होगा वो बेस आपको करना होगा नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे. ठीक है. है. So this was about if you have one continuous dependent variable and two categories, more than two categories of independent variable. What if you have two continuous variable और आप देखना चाह रहे हैं कि उन दोनों के दरमियान कोई कोरिलेशन है या नहीं. सो अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ इन माय डेटा सेट इफ देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन एज एंड मॉका स्कोर्स, तो एज भी मेरे पास कंटिन्यूस है और मॉका स्कोर्स भी कंटिन्यूस है. ठीक है. तो अगेन सबसे पहले जो है मैं वो चेक करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. सो एज और मॉका स्कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है मुझे वो कोई कैटेगरी लगा के चेक नहीं करनी है, वो मैं डायरेक्ट चेक कर लूंगा फ्रॉम कर्टोसिस. आई जस्ट गो टू एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स में जाऊंगा मैं. आई गो टू डिस्क्रिप्टिव. आई चूज बोथ ऑफ दिस वेरिएबल. आई गो टू और मुझे चाहिए है स्क्यूनेस चाहिए और कर्टोसिस चाहिए. ठीक है. रेंज भी वेरिएंस स्टैंडर्ड है आ जाए कोई मसला नहीं. ठीक है. फर्स्ट आई चेक कर्टोसिस नहीं आ रही. ओके सो कोई बात नहीं. स्टैंडर्ड डेविएशन. So there are three different way to use descriptive, और मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ कौन सा कब इस्तेमाल होगा, बट इस तरीके से हो जाता है. ठीक है. सो एज और एज का मैं चेक कर लूंगा. नाउ बोथ ऑफ दीज वेरिएबल्स आर कंटिन्यूस, तो मुझे इनकी कोई कैटेगरीज का अगेंस्ट चेक नहीं करना है, मुझे सिर्फ इनकी खुद का चेक करना है. ठीक है. सो स्क्यूनेस और कर्टोसिस यहाँ पे मेरे पास आ गया. आई कैन सी कि 0.1 डिवाइड बाई 0.1 इज 1 के अराउंड आंसर आएगा. मेरे सैंपल जो था 164 था. मुझे जो है वो प्लस माइनस 3.29 के दरमियान चाहिए स्क्यूनेस की जी वैल्यू. तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली नाउ. देन आई चेक कर्टोसिस 0.5 डिवाइड बाय 0.3, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा. इसको करके देख लेते हैं अगेन. एक मिनट. ठीक है. स्क्यूनेस कर लिया मैंने. ठीक है. कर्टोसिस ओके. स्क्यूनेस ऐसे होगा 0.6 डिवाइड बाय 0.1. अबे यार एक सेकंड. 0.693 divided by 0.140. So this is more than plus minus 3.29 ना. So skewness जो है वो इसकी जो है in this data set वो highly skew है. ठीक है. और जो मेरी नॉर्मेलिटी की assumption थी, अगर मैं वापसी ऊपर जाऊँ तो मेरी नॉर्मेलिटी की assumption थी, मेरा डेटा जो है वो इतना है, मेरी नॉर्मेलिटी की assumption थी कि इसके दरमियान लाई करेगी जी वैल्यू. ठीक है. तो उसके हिसाब से जो है ना इसकी स्क्यूनेस जो है वो 4 के अराउंड आ रही थी. तो मुझे पता चल गया कि ये तो है नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. सो अगर नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है, तो मैं कौन सा टेस्ट रन करूंगा फिर. आई चूज द नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ पियर्सन लायर कोरिलेशन टेस्ट विच इज स्पीयरमैन्स लो. ठीक है. अगेन मैं दोनों करके बता रहा हूँ बट द टेस्ट ऑफ चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने नॉर्मेलिटी निकाली. तो द एज एंड मॉका स्कोर्स आर नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड इन माई डेटा सेट. सो आई हैव टू चूज
Spearman's row. So for Spearman's row, I'll go to analyze, then I'll go to, अच्छा कोरिलेशन में आ जाएंगे दोनों, सही है। I'll go to bivariate correlation, ठीक है। मैं फिलहाल दोनों सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट पियर्सन मेरे केस में अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि जो मेरा डेटा है वो नॉन नॉर्मल है, ठीक है। एंड देन फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेलेक्टिंग बोथ, ठीक है। वेरिएबल जो है वो मेरे हैं मॉका स्कोर एंड एज, ठीक है। इसको मैंने कर दिया इस तरीके से, ये आ गया। सो टेस्ट इज रन और उसका जो इस तरीके से कोरिलेशन का एक वो आ गया, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो आ रही है 0.153, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो है 0.1। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज बेसिकली वो बता रहे कि अगर मैं एज बढ़ाऊं तो मेरा मौका स्कोर जो है वो कितना यूनिट्स बढ़ेगा। तो इफ आई इंक्रीज द मौका स्कोर, if I increase the age by 1 unit, the Mocha score will increase by 0.1 unit, ठीक है। तो this is the correlation efficient, ठीक है। It is not highly correlated। जो highly correlated होता है ना वो अराउंड 1 उसका आंसर आता है, ठीक है। तो इसका टोटल कोरिलेशन का जो आंसर आता है वो +-1 के दरमियान आता है, ठीक है। अगर नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, इसका मतलब ये है कि एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा हो, ठीक है। बट अगेन दिस रिलेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट। द सिग्निफिकेंट वैल्यू जो आ रही है वो आपकी वैल्यू आ रही है 0.15, विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 0.05। सो दिस कोरिलेशन इज नॉट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड इट इज नॉट इवन हाईली कोरिलेटेड, ठीक है। हाईली कोरिलेटेड अगर लाइक 0.5 आ रहा होता है, 0.6 आ रहा होता है, 0.7 आ रहा होता है, 8 आ रहा होता है, 9 आ रहा होता है, ठीक है। तो ये है, ओके। कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि द मौका स्कोर को यहाँ पे कोरिलेट करा है मौका स्कोर से, तो दोनों सेम वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है। और जब हमने इसको रिलेट करा एज से तो ये 0.1 आ रहा है। अगेन इन एज केस जब हमने एज को मौका स्कोर से कोरिलेट करा तो वो 0.1 आ रहा है, और जब हमने एज को एज से कोरिलेट करा तो ऑफ कोर्स द बोथ वेरिएबल आर सेम, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इस तरीके से कोरिलेशन आता है, ठीक है। अगेन इन माय केस अगर मैं इसको रिपोर्ट करूं तो मैं रिपोर्ट करूंगा स्पेयरमैन्स रो, ठीक है, नॉट द पियर्सन कोरिलेशन, ठीक है। दिस इज द पियर्सन कोरिलेशन, दिस इज द स्पेयरमैन्स रो कोरिलेशन। ऊपर लिखा हुआ है नॉन पैरामेट्रिक एंड स्पेयरमैन्स। Pearson's is for parametric, Spearman's is for non-parametric. In my case, I have to report this result. I don't have to report this because my data was not normally distributed. ठीक है, सो ये हो गया correlation. नाउ सबसे लाइक लास्ट, बिल्कुल लास्ट स्लाइड्स हैं, उसके बाद आई एंड। आई गैस काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, बट इट्स ओके, खैर हो गई। सो अगर आपके पास दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, फिर आप क्या करें। सो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए बड़ा इजी ऑप्शन होता है एसपीएसएस में, यू जस्ट रन द क्रॉस स्टेप्स, ठीक है। उसमें जो है अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की दो दो कैटेगरी, फॉर एग्जांपल I have pregnancy status which has two categories, pregnant and non-pregnant participants, and I have accommodation of participant which has two categories, owned and rented, ठीक है। So it's kind of like two categories versus two categories, तो इसका एक 2h2 टेबल बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप एसपीएसएस में ऐसे वेरिएबल क्रॉस स्टेप्स लगा रहे हैं जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, दो कैटेगरीज हैं, तो वो आपको फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट भी रन करके देगा और काई स्क्वायर भी रन करके देगा। तो फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट जो होता है उसको आप इस्तेमाल करते हो जब आपके पास वेरिएबल की दो कैटेगरीज हो या फिर आपका सैंपल साइज बहुत छोटा हो। तो जब सैंपल साइज छोटा होता है तो काई स्क्वायर जो होता है वो इनवैलिड हो जाता है, वो यूज नहीं हो पाता, ठीक है। सैंपल साइज ऑफ 50, सैंपल साइज ऑफ 40, सैंपल साइज ऑफ 30, 20, लेस देन 50, तो उसमें फिर आप यू विल यूज द फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट। एक मसला ये कि एसपीएसएस के अंदर फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट 2x2 के अलावा कंप्यूट नहीं होता, सो यूल हैव टू यूज मैनुअल मेथड्स और अदर सॉफ्टवेयर जिसका आई हैव नो क्लू वो कैसे होता है, बट या ये एक लिमिटेशन है एसपीएसएस की, ठीक है। इफ यू हैव अगेन फिर काई स्क्वायर भी रन होता है। नाउ काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, यू हैव टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, यू हैव टू चेक द एसोसिएशन बिटवीन देम, यू विल रन द काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट की assumptions क्या है, सबसे पहली assumption है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इन दिस केस एजुकेशन लेवल जो है वो 4 से 5 एजुकेशन लेवल्स हैं और प्रेगनेंसी स्टेटस है जिसके अंदर दो कैटेगरीज हैं। तो जो मेरा पार्टिसिपेंट है ना
वो या तो इस कैटेगरी में लाई करेगा या फिर इस कैटेगरी में लाई करेगा। सही है। जो ऑब्जर्वेशन होगी उसकी इंडिपेंडेंस होगी, सही है, वो साइमल्टेनियसली इन दोनों में नहीं आ सकता। अगेन, या तो एजुकेशन लेवल उसकी इस कैटेगरी में होगी या इस कैटेगरी में होगी या इसमें होगी या इसमें होगी, ठीक है। सो दिस इज इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, and your data should be in the form of frequencies, not in the form of proportion और percentages, ठीक है। दूसरा जो है, एक और assumption है, the expected value of cells should be 5 or greater in at least 80% of cells। इसकी मैं जो है ना वो इंटरप्रिटेशन मैं बताऊंगा जब मैं स्पेसिस में रन करूँ, ठीक है। एक दिन मुझसे किसी ने आके सवाल पूछा था कि यार काय स्क्वायर में जो है वो कैटेगरीज कौन सा वेरिएबल जो है कॉलम में लगाऊं रो में लगाऊं। सो इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। रिजल्ट्स जो है वो सेम ही रहेंगे, बट मैं ये करता हूँ कि मैं हमेशा कॉलम्स में जो है ना जो कम कैटेगरी वाला वेरिएबल होता है उसको मैं कॉलम में रखता हूँ और रो में जो है ज़्यादा कैटेगरीज वाला रखता हूँ, ठीक है। सो आई विल पुट एजुकेशन लेवल्स इन रोज एंड आई विल पुट प्रेगनेंसी स्टेटस इन कॉलम्स, ठीक है। So let's run the chi-square test. I'll go to analyze. I'll go to descriptives and I'll have the option of cross tabs. I'll select the education in rows. I'll select the pregnancy status in columns. इसमें जाके I'll select the chi-square. हमें सिर्फ chi-square की ज़रूरत है. Continue. Observe and expected counts. ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ताकि समझ में आ जाए का स्क्वायर है क्या, इसको हम रन कर देंगे, ठीक है। ओके, सो इन माय केस जो एक्सपेक्टेड काउंट है उसको आप देख लेंगे कि किसी में भी 5 से कम तो नहीं है। वैसे इसको अगर आप इसको अगर डी सेलेक्ट भी मैं कर दूं तो एक सेकंड, सेल से जाके इसको मैं अगर हटा भी दूं एंड ओके एंड इसको मैं अगर ऐसे भी रन कर दूं तो एंड में ये जो लाइन आती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये लाइन आपको बता दी है कि आपका काय स्क्वायर जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है। सो इन दिस केस माय काय स्क्वायर इज वैलिड बिकॉज 0 cells हैव एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5, ठीक है। अगर नंबर ऑफ सेल्स लेट से फॉर एग्जांपल 2 या 3 सेल्स का एक्सपेक्टेड काउंट 5 से कम भी आ रहा है तो यूल हैव टू चेक दी परसेंटेज, ठीक है। अगर वो परसेंटेज 80% से कम है, सो लेट से यहाँ मतलब यहाँ पे 20% से कम होनी चाहिए। अगर 20% ज्यादा है तो यू कैन नॉट रिपोर्ट दिस द रिजल्ट्स ऑफ दिस टेस्ट, क्योंकि जो टेस्ट है वो इनवैलिड हो गया, ठीक है। आई थिंक मैं इसको करके देखता हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं इनवैलिड रिजल्ट आ जाए मेरे पास। इसको मैं करके देखता हूँ ऑक्यूपेशन से। अच्छा, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2/2, ठीक है। इसमें 2/2 हो गया। इसके अंदर जो है वो फिशर्स एग्जैक्ट भी मेरे पास कैलकुलेट करके देगा एसपीएसएस। 2/2 कैसे कि देयर इज प्रेगनेंसी स्टेटस, 2 कैटेगरीज ऑफ प्रेगनेंसी स्टेटस एंड 2 कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशन, फुल टाइम हाउसवाइफ एंड वर्किंग, ठीक है। सो इसके अंदर काय स्क्वायर की भी वैल्यू आ रही है, इसके अंदर फिशर्स इफेक्ट की भी वैल्यू आ रही है। क्योंकि मेरा सैंपल इज ग्रेटर सैंपल, बड़ा सैंपल है, तो फिर मैं काय स्क्वायर ही रिपोर्ट कर दूंगा। बट अगर सैंपल छोटा हो तो यू कैन जस्ट रिपोर्ट दिस कॉलम ऑफ फिशर्स इफेक्ट, दिस टू साइडेड सिग्निफिकेंस ऑफ फिशर्स इफेक्ट, ठीक है। एक और चीज, अच्छा, आई एम ट्राइंग टू सी कि मुझे कोई इनवैलिड रिजल्ट मिल जाए काय स्क्वायर का, ताकि मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, ऑक्यूपेशन बताते हैं, नंबर ऑफ, इसमें भी नहीं आ रहा कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। ओके, सो एक मेरा एक और ये थोड़ा सा, इसको मैंने अभी प्रॉपरली कैटेगरीज नहीं बनाई थी, ये वेरिएबल मेरे काम का नहीं था। बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल अबाउट assumptions of chi-square and its interpretation. So basically मैंने करा है कि मैंने chi-square लगाया है नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, ठीक है, with their status, ठीक है। So the participant who had 0 number of pregnancies, उनका नंबर ये है। The participant who had 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 10। तो इस तरीके से इनका एक आगे एक बड़ा रफ सा टेबल है। दिस इज नॉट इवन लाइक प्रॉपरली coded or designed, but like just to tell। So in this case, although there is significant difference, ठीक है, although the p value is very significant, but ये जो लाइन है ना ये बहुत important, ठीक है। 8 cells
and 44.4% have expected count less than 5. This means that this result is invalid. Basically chi-square test जो है ना invalid हो गया क्योंकि इसकी जो assumption थी, this assumption is violated. The expected value of cells should be 5 or greater than 5 or at least in 20% of cells. So in this case, expected value of 5 or greater than 5 जो है वो 44.4 वो 80% से कम है. It is actually 66.6%. तो we just cannot report this result. सही है. So I think इस पे हम बहुत ज़्यादा emphasize करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को टेस्ट रन करना तो आते हैं बट लाइक उनको इंटरप्रेट करना नहीं आता रिजल्ट्स एंड देयर assumptions. So I think this was it. ठीक है. थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन. आई होप कुछ ना कुछ हेल्प हो गई होगी. आई गेस कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा. एंड अब हमने प्लान ये करा है कि इफ़ स्पेशली फॉर फोर्थ ईयर, लेकिन अगर कोई और है, इफ़ यू गाइज नीड एनी हेल्प, you guys just can open your mic and just ask us. I'll take a 2 to 3 minutes, 5 minutes break, and you guys can ask if you have any other query. You guys can share your screens. I'll allow it, and then thank you everyone.